नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग एमसीक्यू चैप्टर वाइज लगा रहे हैं उसमें क्लास 10th की तो हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एक ख़त्म हो चुका है। और ये आज हमारा क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति यानी 9th का ये पार्ट 1 हो गया और 10th में इसी का पार्ट 2 हो जाएगा। तो इसमें सारे चैप्टर से प्रश्न दिए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसको कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए पहला अध्याय क्या है, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ठीक है, बड़ा थोड़ा कर लें। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो है न्यूयॉर्क में। इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। कब म्यांमार यानी बर्मा ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद भी हुआ था? तो वो हुआ था 1948 में, और 1948 में ही श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई थी? तो अमेरिका में जो लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई थी वो हुई थी 1980 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्र हो गया? सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है ये कितने गणराज्य स्वतंत्र हुआ? तो 15 गणराज्य में। वो हुआ था 1991 ईस्वी में। सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आवाज़ आती जाती रहती है, इसके इंतजार में पूरा रात हो जाता है, तो थोड़ा सा आवाज़ को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। और मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में 2 वीडियो डालूँ, यानी एनसीईआरटी एक चैप्टर वाइज करवा के और फिर ये एमसीक्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। आगे है दूसरा चैप्टर, लोकतंत्र क्या और क्यों। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? चुनाव निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनावी सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और ये स्टेट जो बिहार स्टेट एग्जाम होगा उसके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि दोनों में तो एक ही जैसा पूछा जाएगा। चीन में किस पार्टी की सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर जनता पार्टी? तो चीन में किस पार्टी की सरकार है? वो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। देखिए ये सभी बुक में दिया हुआ है, बुक के चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं समझना है कि आसान है। बुक से ही क्वेश्चन बनेगा, तो बुक में जो दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। वोट देने की उम्र सीमा तय हुई थी कितनी? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो वो कितना है? 18 वर्ष है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा, तीर, कमल, लालटेन। तो ये जितने भी चुनाव चिन्ह है ना, क्लास 9th में दिया हुआ है, उसको मैं एक दिन वीडियो बना दूंगी, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा, क्या है भैया? पंजा है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है तीर, कमल, लालटेन या फिर झाड़ू? तो इसका आंसर हो जाएगा तीर। हाँ, तीर। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो चीन में भयंकर अकाल जो आया था 1954 में, 1950, 1958 या फिर 1948? तो चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो वो पड़ा था 1958 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? अच्छा, पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था भैया? तो वो किया गया था 1975 ईस्वी में। आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में कब अंगीकृत किया गया था? देखिए यहाँ पर अंगीकृत बोल रहा है, कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को? देखिए इसी में आदमी कंफ्यूज होता है, नवंबर और जनवरी में ही। 26 नवंबर 1950 को। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान को पूछ रहा है कि कब स्वीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 12 दिसंबर 1946 या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो अभी तो हम लोग ऊपर पढ़े अंगीकृत किया यानी स्वीकार कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया। चलिए, तो इस चैप्टर से हमारा 9 प्रश्न बना। आगे तीसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। तीसरा चैप्टर, रंग भेद नीति से तात्पर्य है श्वेत लोगों से, अश्वेत लोगों से, अछूतों से या फिर पंडितों से? तो किससे है? तो वो है अश्वेत लोगों से। रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेशनल मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद थे? बाप रे, रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाए थे तो नेशनल जो मंडेला थे कितने वर्ष जेल में कैद रहे? तो वो रहे थे 28 वर्ष। सोचिए, उनका 28 साल तो जेल में ही बीत गया। किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? या किसने व्यक्त किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी। आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए वो तय उम्र की सीमा जो 21 वर्ष थी उसे घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित की गई थी? तो यंग इंडिया जो पत्रिका है वो प्रकाशित की गई थी 1931 ईस्वी में। संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए कितनी थी? तो वो थी 299। कितनी थी? 299 संख्या थी जब संविधान लिखा जा रहा था। ये हमारा तीसरा चैप्टर था। चौथा चैप्टर है चुनावी राजनीति। देखिए छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पूरी वीडियो देख ही लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो तो होगी नहीं।
चलिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितनी है? अनुसूचित जाति की पूछ रहा है कि जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में, ठीक है, वो कितनी है? तो वो है फ्रेंड्स 37। कितनी है? 37 है। अच्छा, लोकसभा में कितनी है बिहार की सीटें? तो 40 है। और राज्यसभा में 16 है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचानों को वैध माना है? तो कितने पहचानों को वैध माना है? तो 14 पहचानों को वैध माना है। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? जनता पार्टी, कांग्रेस, भाजपा या फिर तृणमूल पार्टी? तो वो दिया था, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया? देखिए, यहाँ पर था गरीबी हटाओ का नारा जो कि कांग्रेस देती है, और लोकतंत्र बचाओ का नारा कौन देता है? तो जनता पार्टी देती है। दोनों में टकरार मतलब नारा लगाने में भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदान किस देश के पास है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो किस देश के पास है? तो भैया, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तो भारत में ही मतदाता भी ज़्यादा रहेंगे। युवाओं का देश ही कहा जाता है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा युवा है वहीं सबसे ज़्यादा क्या है? वोट है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची की सही व्याख्या करता है? किस चलिए देख लेते हैं कि भैया चौथी अनुसूची में क्या व्याख्या की गई है। तो संघ और राज्यों के बीच विधानसभा सीटों का वितरण सूचीबद्ध है। नहीं, संविधान में सूचीबद्ध जातीय क्षेत्र पर नियंत्रण का प्रावधान है। तीसरा है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से प्रबंधन का प्रावधान है, या फिर इसमें राज्यसभा के स्थलों का आवंटन है। तो इसमें राज्यसभा के स्थलों का आवंटन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। देखिए, तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में जो प्रावधान है ये किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में है। और ऊपर वाला जो दूसरा था कि इसमें संविधान में सूचीबद्ध जातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रावधान जो है ये किस अनुसूची में दिया गया है? तो भैया, नियंत्रण का जो प्रावधान है ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कार्य नहीं है। यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करता है निर्वाचन आयोग। ये भी बात सही है। विधान परिषद के सदस्यों की निहत्ता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो ये सभी तो कार्य हैं, लेकिन किसी भी संसद के सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करेगा, ये गलत है, ये इसका कार्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अब अगला चैप्टर जो है संसदीय लोकतंत्र की संस्था। अब आता है हमारा अध्याय 5 यानी संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? तो निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की है? तो वो कौन सा आयोग है? बीपी मंडल आयोग, केलकर मंडल, बीपी सिंह या फिर सरकारी आयोग? तो वो है बीपी मंडल आयोग। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? तो 42वां संशोधन, 44वां, 52 या फिर 53वां संशोधन? तो वो कर सकता है 44वें संशोधन के द्वारा। अमेरिका में सांसद को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कांग्रेस। प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है? तो प्रथम सदन कौन सा होता है? लोकसभा हमारा होता है, और द्वितीय राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथन देख लेते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। ये भी बात सही है। दूसरा है हमारा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। ये भी बात सही है। तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री को वास्तविक शासक और राष्ट्रपति को नामात्र का शासक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। ना बाबा, स्वेच्छा से थोड़ी ना, ये गलत हो गया हमारा। लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिल करके सदन बनता है। नहीं भैया, एक राष्ट्रपति हमारे बच गए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके, इन तीनों से मिल करके संसद बनती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4 उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा कथन गलत है? तो 3 और 4। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल राइट। दूसरा, राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो देखिए, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और दोनों, ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि केवल 2, यानी राष्ट्रपति का लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ये जरूरी नहीं है।
8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति प्रति वर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अलग रूप से दोनों सदनों के सदस्य को संबोधित करता है। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ सहविस्तारित होती है। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की वैधानिकता एवं वैधता की जांच कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें बोला था कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा कि राष्ट्रपति प्रति वर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अलग रूप से दोनों सदनों का सदस्यों को संबोधित नहीं करता है। ये तो सही है, लेकिन ये वाला जो दूसरा कथन दे दिया ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया दूसरा। एंड 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की गई है। तो उनका कौन कौन सा शक्ति है, अत्यंतिक वीटो हो गया, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। इनमें से ये जो विशेषित वीटो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा, अत्यंतिक वीटो क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की ये वीटो शक्ति है। अत्यंतिक वीटो क्या है, तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर वो अपने पास रख लिया, किसी भी संसद में पेश नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है, तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। एंड अगला जो वीटो है वो है पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और ना अस्वीकृति करता है और ना ही उसे लौटाता है, अर्थात अनिश्चित काल के लिए वह अपने पास क्या कर लेता है, सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, तो ये होता है उसकी पॉकेट वीटो शक्ति। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अध्याय 6 यानी लोकतांत्रिक अधिकार। ये क्लास 9th में ये पार्ट 1 हो गया और क्लास 10th में फिर यही पार्ट 2 में हो जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था। भारत में सबसे पहले किसने उठाया था, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, तिलक या फिर नेहरू। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 2002 में। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था। देखिए इंदिरा साहनी एवं अन्य जो बनाम भारत सरकार है उसके मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके कुल कितने वरिष्ठ जो न्यायाधीश थे उन्होंने फैसला सुनाया था। उसमें यानी कितने सदस्य थे, व्यक्ति थे, तो वो थे 11। कितने थे, 11 थे। इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन में लाया गया या फिर समाप्त किया गया, तो वो किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था 44वां संशोधन के द्वारा। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है, 6 से 14 वर्ष। ये तो सबको भैया पता होगा। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना, 1990, 1994, लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना था, 1990, 1884, 1994 या फिर 1986 में, तो वो बना था 1994 ईस्वी में। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया, 2005 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2001 में। तो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला थी उनके लिए अधिनियम कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 2005 में। सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है, 20 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया या फिर 50 रुपया, तो वो करना होता है 10 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ें। अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है, अधिकार परीक्षा लेख का क्या अर्थ होता है, कानूनी रूप से बाध्य हो, न्यायालय को कार्य करने से रोकना, न्यायालय से किसी दोषी का रिकॉर्ड मंगवाना या फिर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो, यही क्या है, अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार कब से का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो देखो भैया, बच्चा जब यंग हो जाता है तो किस उम्र में उसे स्वतंत्रता चाहिए, इस प्रकार से आप लोग पकड़िए। तो कब चाहिए भाई, तो 19 से 22 साल में। 19 से 22 साल का बच्चा जब बालिग हो जाता है तो उसे लगता है कि कोई भी हमें रोके टोके नहीं, जहाँ मन करे वहाँ पर ऐश करे, मस्ती करे। तो ऐसे याद रखिए कि 19 से 22 में। ठीक, आगे बढ़े। भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है, प्रेस स्वतंत्रता, समानता या फिर बंधुत्व की। तो भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है, किसकी व्यवस्था नहीं, संविधान में, देखिए संविधान में बोल रहा है तो वो प्रेस की। लेकिन अनुच्छेद 19 में ये सारी बातें कही गई है, प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता में ये शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत भैया, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 16(4) ख के तहत, अनुच्छेद 325 या फिर अनुच्छेद 16
5 के तहत। तो ये कब किसके तहत अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 19(1) के तहत उसके निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें कोई भी उम्मीदवार है उसका आचरण के बारे में जानने का अधिकार है। आगे बढ़ें। निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है? किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, आगे धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी छुआछूत से संबंधित है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 17 के तहत ये सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंध का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो 1 था यहाँ पर सही कथन बोल रहा है, तो धार्मिक कामकाजों के प्रबंध का अधिकार है और धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भी अधिकार है, यानी 1 और 2 ये दोनों सही है। लेकिन विधि अपनाने का, प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का ये अधिकार नहीं है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है ये भाई? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संविधानोत्तर अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है? तो भैया ये संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। तो ये हमारा क्लास 9th से पॉलिटी का था, जो कि सारे हम लोग MCQ कर लिए। क्लास 10th का भैया लंबा है, क्योंकि एक ही चैप्टर में 30 से 35 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।